अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। आज हफ्ता 30 मई है, 13 जिलहज है और 16 जेठ है। ऑलमोस्ट वीकेंड है और पाकिस्तान में भी वीकेंड है। बाहर जहाँ पे भी लोग हैं, यूरोप हो, खलीज हो, कहीं पे भी आप चले जाएँ, अमेरिका चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। आज हफ्ता 30 मई है, 13 जिलहज है और 16 जेठ है। ऑलमोस्ट वीकेंड है और पाकिस्तान में भी वीकेंड है। बाहर जहाँ पे भी लोग हैं, यूरोप हो, खलीज हो, कहीं पे भी आप चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, वो आपको हफ्ते का दिन छुट्टी ही मिलती है। लिहाजा ये एक लूज़ डे कहा जा सकता है आप लोगों के लिए। मौजे करें, आराम करें और हमारी दुआओं के साए में रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अभी मेरे साथ हाथ ये हुआ है कि मैंने आपके साथ वीलॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया। जब आधा वीलॉग हुआ तो पता चला कि मैं टूटी नहीं लाई सी और वो आवाज़ की जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, कि फिर मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है। एक्टिंग करनी पड़ी, जैसे मैंने पहले कहा था उसी तरह दोबारा एक्टिंग करनी पड़ी। एनीवे, इम्पॉर्टेंट चीज़ दो तीन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आज KPK में एक बड़ा सियासी धमाका होना है। ये सियासी धमाका हो सकता है कि CM KPK की गर्दन ले जाए, और ये सियासी धमाका हो सकता है कि CM KPK के लिए हमेशा के लिए असम्बली से का रास्ता ही आउट कर दे। लेकिन और ये भी हो सकता है कि CM KPK इस हमले को अच्छी तरह निबट लें, जो मुझे लगता है कि वो निबट सकते हैं। लेकिन हमला तो हमला ही है, और जो हमला करने वाले हैं उनके हाथों में जो बंदूकें हैं और जो उनके हाथ में असला बारूद है वो भी PTI का अपना ही है, को बाहर से किसी के नहीं लिया हुआ। इस पे मैंने आपसे बात करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो रहे हैं, इन इंतखाबात के अंदर जैसे जुनेद अकबर के साथ किया गया है कि उन्हें सूबा बदल किया गया है, तो जवाब में KP में जो आवाज़ें उठ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। क्या इस रद्द अमल के तौर पे अगर KPK ने वही कुछ किया जो उनके साथ हो रहा है, तो समझ लें कि पाकिस्तान में एक ऐसी नई जंग शुरू होने वाली है जो 1990 की दहाई में शुरू हुई थी, जब नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो विफाक की वज़ीर आज़म थी, और फिर इन दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ वो कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैंने आपको बताया कि ईद के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने, उन्हें खैर बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था और उन्हें CM KPK को KP को वो फ़ोन करना चाहिए था ईद की मुबारकबाद का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मौका जिसके ऊपर वज़ीर आज़म को बड़े भाई के तौर पे फ़ोन करना ज़रूरी था, उन्होंने नहीं किया, और ये ऐलान हो गया कि जी अब उनके दरमियान, दोनों के दरमियान टॉकिंग टर्म्स नहीं है, यानी बोलचाल बंद है, पुट्टी है हुई दोनों की तरफ से। लेकिन अगर KP ने कुछ इस तरह का किया तो ये पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, विफाकी ढांचे के लिए बहुत खौफनाक होगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है वो बहुत खौफनाक है। मैं इस पे बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम खलीज की सूरत हाल पे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अच्छा किया है कि उसने अपना हरमुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है, और उनका जो नाकाबंदी हम ख़त्म कर रहे हैं, ईरान भी नाकाबंदी ख़त्म कर दे। ये एक अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी अलामत है, ये होना चाहिए। लेकिन कोई पता नहीं है कि जब ये मेरा वीलॉग देख रहे हो तब तक डोनाल्ड ट्रंप की बात ही बदल गई हो और डोनाल्ड ट्रंप साहब कहीं और के कहीं और पहुंच गए। मैंने लगता है डोनाल्ड ट्रंप शायद कोई सस्ता नशा करता है, उन्हें याद ही नहीं रहता कब मैं होने की कैसी, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता। इसलिए अब दुनिया उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करती। वो जो भी कह रहे हो वो उन्हें पता होता है कि यार 2 मिनट बाद इसने बदल जाना है। इवन ये कि जो अमेरिका की सियासी अशराफिया है, अब वो डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस नहीं ले रहे। बहरहाल में अमेरिका से 100 इख्तलाफ हो, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक ग्रेस होती थी, एक वक़ार होता था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ही वाड़ वूड़ के रख दिया है। अब उसकी किसी बात को कोई इस तरह सीरियस लेने को तैयार ही नहीं होता कि ये डोनाल्ड ट्रंप फरमा क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपने हरमुज़ खोलने और उसकी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर देने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये हमने ज़ेरे आप जो माइंड्स हैं किसी हद तक साफ़ किए, बाकी ईरान भी करे। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान ये ऐलान कर भी देता कि मैंने खोल दी, तब भी जो क्या कहते हैं आपने हरमुज़ है वो क्लियर नहीं हो सकती।
अनटिल अनलेस इसमें कई दिन लग जाएंगे कि जो ईरान ने माइंस बिछाई हुई हैं उनको साफ़ करें। एक ख़ास मखसूस हिस्सा है जिसमें माइंस नहीं है, जहाँ से ईरान जो है वो जहाज़ों को आने देता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जनाब अली हमें उम्मीद है कि ईरान टोल टैक्स नहीं लेगा, ईरान ने भी ख़त्म कर दिया टोल टैक्स, लेकिन उसने कहा कि चूँकि यहाँ से जो जहाज़ जाते हैं उससे पॉल्यूशन फैलती है, लिहाजा और मैं ये इनसे वो लूँगा कि फ़ज़ाई आलूदगी के ख़ात्मे के लिए एक फ़ंड जो मैंने बनाया है उसमें ये हिस्सा देंगे, ताकि जो इनकी वजह से पॉल्यूशन होती है मैं उसका मुकाबला कर सकूँ। क्लाइमेट चेंज के हवाले से और मैं जहाज़ों से वो लूँगा। बिलावल भुट्टो नहीं सी ना, बिलावल भुट्टो तो बादल गरजते ना ज़रा से तो बिलावल भुट्टो कहता निकालो कशकोल भाई, हमने दुनिया से कहना है कि हमें जनाब क्लाइमेट चेंज के नाम पे दो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। शर्म की मुकाम नहीं है कि दुनिया की 8वीं बड़ी फ़ौज रखने वाला मुल्क, एटमी क़ुव्वत, बेशुमार वसाइल रखने वाला मुल्क, कितने सीज़न पतझड़ सावन बसंत बहार रखने वाला मुल्क, सारी ज़िंदगी भीख ही मांगता रहता है। बारिश हो तो भीख दे दो, सैलाब आए तो भीख दे दो, जलजला आए तो भीख दे दो। भिखारी हमारे ऊपर आके बैठ गए और उन्हें शर्म नहीं आती। खुद उनका आलम यह है कि बिलावल भुट्टो की दुबई में कहा जाता है कि 1.4 बिलियन की वो हैं जायदादें, मैंने कहीं पढ़ा था, और बाकियों की भी। जब मैंने एक दफ़ा मंसूर अली खान साहब के शो में ये कहा था कि 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से बाहर गया, तो मंसूर अली खान साहब ने कहा था जी मैंने हिसाब दो। भाई मैं हिसाब कहाँ से दूँ, मैंने कोई लिखा हुआ तो नहीं था। लेकिन वही बात फिर आपके वज़ीर दाखिला ने की कि 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से बाहर गया पिछले 4 सालों के अंदर। तो कौन लेके गया है? मैं लेके गया हूँ, बशीरा मिस्त्री लेके गया है, वो गफूर जो है क्या नाम है रेडी वाला वो लेके गया है। कौन लेके गया 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से बाहर? यही लोग हैं। और कौन है? दुबई में जायदादें किसकी हैं? इन्हीं की हैं। लंदन में फ्लैट्स किनके? इनके हैं। एनीवे मैं फिर गल फिर किधर चली गई। ईरान को मैंने कल भी आपको बताया था, क्या ईरान का कभी आपने सुना कि उनकी कोई किसी सरबराह की या हुक्मरान की ऑफशोर कंपनी निकली हो? या आपने सुना है कि उनके अंदर किसी के पास सैकड़ों मीलों में फैला हुआ कोई महल हो? उनका अपना अब जो रहबर साहब हैं उनके अपना मुश्तबा साहब का अपना घर नहीं है। वो जो साबिक सदर है क्या कहते हैं अहमदी नजाद, वो स्कूल में पढ़ाता है। किसी का आपने सुना है कि वो उसका कोई अपना फैक्ट्री कारखाना है या कुछ है? ऐसे बनती हैं कौमें। एनीवे ईरान अब अगले कुछ घंटों में अब आप तक खबर आ जाएगी कि ईरान ने भी इस का खैर मकदम किया है। लेकिन यहाँ से एक असल गेम शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है कि जो डस्ट क्या नाम है वो है ना न्यूक्लियर डस्ट, उसे हम तबाह कर देंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था कि जी ये न्यूक्लियर डस्ट मैं लूँगा और मैं इसको जनाब लेके जाऊँगा यूरेनियम को। लेकिन जब ये बात हुई तो फिर चीन, रूस और ये सारे बीच में पड़े। तुम हमा लगना भाई, कभी वेनेजुएला में घुस के पेट्रोल ले जाता है, कभी कहीं घुस के कुछ ले जाता है, तो आप कौन होते? यहाँ से फिर चीन ने एंट्री डाली। अब तय ये हुआ कि जनाब चीन जो हैं वो इसके साथ खड़े होंगे और उनके सामने ये न्यूक्लियर डस्ट वाला इशू होगा, और जो क्या कहते हैं यूरेनियम है वो चीन और अमेरिका की मौजूदगी में ही तबाही की तरफ जाएगा, उसे तल्फ किया जाएगा। यानी चीन ने एक चीज़ मेक श्योर कर ली कि ये अमेरिका के अकेले के हाथ में ये सब कुछ नहीं जाना चाहिए। यही वजह है कि जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया तो चीनी वज़ीर सदर ने उन्हें एक बात कैटेगोरिकली बता दी थी कि तुम बदमाशी करते रहो, लेकिन हमसे बदमाशी नहीं करनी, ना ही हम ये करने देंगे कि आप ईरान का जो न्यूक्लियर डस्ट के नाम पे जो यूरेनियम है वो लेके घर चले जाएं। हमारे सामने होगा जो होगा। बहरहाल आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका और भी अंदाज़ा हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप, वैसे मुझे उस डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर यकीन नहीं है। अब आ जाए सर, केपी में एक फॉरवर्ड ब्लॉग, मैंने आपको परसों भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉग बन गया है और वो सीएम केपी के खिलाफ जो है पक्का तगड़ा मुहाज बना लिया है। आज इसका इजलास हो रहा है, 27 अरकान बताए जा रहे। इन अरकान के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि इनके 2-3 चीज़ें। एक तो वो कहते हैं कि जी हुकूमत में साडा कोई हिस्सा ही कोई नहीं, आप काबीना एक्सपेंड करते हैं, अपने बंदे ले लेते हैं।
दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी हमें बताएं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से आपने क्या किया अब तक। ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो उनका कहना है कि ये हम बैठेंगे तो 27 लोग, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनकी तादाद बढ़ जाएगी। अब ज़रा केपी की सूरत हाल समझें। एक ग्रुप है सुहेल अफरीदी का, एक है गंडापुर का, एक है इस्टेब्लिशमेंट का जो सब जगह थोड़े थोड़े तकसीम है, जब उन्हें ज़रूरत होगी इकट्ठे कर लेंगे। एक आपका कैसर असद कैसर का है। जब ये सारे 4 5 6 ग्रुप इकट्ठे होते, इनमें से बाकी तीनों ग्रुप किसी तरह भी सुहेल अफरीदी को मानने पे तैयार नहीं है। अब ये बात इस तरह समझे कि घर के 5 7 10 बड़े हों, वो उन्होंने कार चला रहे हों, अचानक पता चले कि जी घर का मुंडा जड़ा जो इजलास वगैरह होते थे तो वो चाय लेके आ रहा होता था, बोतलें लेके आ रहा होता था, सेल्फी बनाता, वो घर का मालिक बन जाए, उन्हें हजम नहीं होगा। फिर वो ये भी कहेंगे कि यार इन्होंने तो चलाना ही नहीं कहता कार, इसको तो यूँ नहीं आता, इसको तो यूँ नहीं आता। 100 इख्तलाफात होंगे। असद कैसर कहता है मुझसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने दी हैं अब पार्टी के लिए। हालांकि असद कैसर साहब का दिलचस्प लतीफ़ा ये है कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद को ये कहना था ना कि ये खिलाफ आइन है, तो इमरान खान ने चूँकि ये स्पीकर थे कहा कि जी आप ये रूलिंग देंगे, तो असद कैसर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाईजान मैं डरता हूँ। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उत्थे करके उन्होंने कहा वो भाई मैं डरता हूँ, मेरे इतना बोझ नहीं उठा सकता। फिर ये कासिम सूरी ने बोझ उठाया और वो बोझ आज तक उठाया हुआ। वो कहते हैं लंदन पता नहीं पाकिस्तान से बाहर चले गए और कहते हैं गाड़ी वो टैक्सी वैक्सी चला रहे। लेकिन बहरहाल असद कैसर का क्लेम है कि जी मैं खुद बड़ा वो हूँ। दूसरी तरफ आज़म स्वाति साहब भी हैं। आज़म स्वाति साहब बड़े इमरान खान के क्लोज़ माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि इमरान खान का आज़म स्वाति पे बहुत ट्रस्ट करते थे। वो काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके हैं, खामोशी से एक साइड पर बैठे सेनेट में खिताब करते हैं और उसके बाद घर बैठ जाते हैं। तो इन सारे हालात में इसमें कोई शक नहीं है कि केपी में मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो खड़े हैं और वो आपस में एक दूसरे को टकरे मार रहे हैं। यहाँ पे पीटीआई की क़यादत का असल इम्तहान है, ख़ास करके सलमान अकरम राजा और अलीमा खानम का, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ख़ुद एक पार्टी है। बैरिस्टर गौहर गंडापुर और शेर मरवत ये 3 का ट्राइका है जिसके साथ हैं, और वो इसमें शर्माते भी नहीं, खुली गल कहते हैं कि हाँ जी मैं आइंदी गल की है। एनीवे आज ये फैसला हो जाएगा कि केपी में ये जो 27 का ग्रुप है ये इकट्ठा हो पाता है कि नहीं, कितने इकट्ठे होते हैं, इनके मुतालबात क्या है, और क्या अगले आने वाले दिनों में ये ग्रुप जब बजट पेश होगा तो अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा और बजट को रोक सकता है, बजट इजलास को सैबोटाज कर सकता है, और उससे केपी को या पीटीआई को क्या फ़ायदा हो सकता है, या ये किसी और की गेम खेल रहे हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हो, या सुहेल अफरीदी से वो लोग जो खौफज़दा हैं, जो ये समझते हैं कि अब सुहेल अफरीदी को थोड़ी सी डू एंड डाई वाली गेम खेलने जा रहा है, तो उससे पहले उसको इस तरह की एक टेंशन दे दी जाए जिसमें वो फंस के रह जाए और वो तवज्जो जड़ी है किसी होर पासे चली जाए, ये कहा जा सकता है। जुनैद सफदर को हुंजल से गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें शहर बदर कर दिया गया, गाड़ी में बिठा के उन्हें शहर से निकाल दिया गया। अब इसके बाद पीटीआई में बड़ा इश्तहाल है और ये पीटीआई वाले ये समझते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि भाई मुझे शहर बदर क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आपके पास एनओसी नहीं है। अच्छा, मुझे पहली दफ़ा पता चला कि पाकिस्तान में किसी और शहर में जाने के लिए एनओसी होना ज़रूरी है। मैं ये समझता था पाकिस्तान हम सबका है, हम कहीं पे भी जा सकते, हम इलेक्शन कैंपेन कर सकते। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेकाम पार्टी के राना नज़ीर अहमद ख़ान साहब जो हैं वहाँ मौजूद हैं, मलक नसीब जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, लाहौर के वो इस्तेकाम पार्टी के सदर हैं, और उनके साथ और टीम, ये वो लोग हैं जो खामोशी से काम कर रहे हैं। इतलात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें भी ये कहा है कि अगर आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी और इस सारी सूरत हाल में हमने पीटीआई को तो साइड पे कर दिया है, अगर आप लोगों ने बंदे शंदे तोड़ लिए तो आपकी हुकूमत बनवा देंगे। यही वजह कि नवाज शरीफ साहब ने भी कड़ाल पे ने पेट में, जरदारी साहब को भी पढ़े कि ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ते रहें और लॉटरी इस्तेकाम पार्टी के में निकल आए, क्योंकि अगर निकल आएगी तो ये किसी मुंह से ये कह नहीं सकते कि जी यहाँ धांधली हुई है या ये हुई है, क्योंकि ये काम सिर्फ पीटीआई के लिए रख छोड़ा उन्होंने। पीटीआई को ना वहाँ पे जिस जमात से उन्होंने पीटीआई ने वहाँ पे इत्तेहाद किया उस जमात को बैन कर दिया गया,
निशान नहीं दिए गए, फिर उसके बाद पीटीआई को कंपेन नहीं करने दी जा रही, जुनेद अकबर साहब को जैसे गिरफ्तार करके फिर शहर बदर किया गया, वो अपनी जगह पे अब कहते हैं शायद खट्टक साहब ने ऐलान किया कि मैं जा रहा हूँ, मुझे भी निकाल के दिखाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक अच्छा स्टंट इलेक्शन का मिल गया है जिसके ऊपर वो खेलने को तैयार हैं और वो खेलते चले जाएंगे। लेकिन मैं कल उनकी पीटीआई की सोशल मीडिया कंपेन देख रहा था और वो इतनी अग्रेसिव थी, मैंने खूब डर लगता है सोशल मीडिया कंपेन से। मैं एक दफ़ा कहीं तकरीब में था तो मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर मिनिस्टर जो थे वो भी शादी में थे, मैं भी था, तो उन्होंने कहा कि आए एक खैर तस्वीर बनाए, मैं कहा मैंने माफ़ कर दियो। मैं किस किस को कसम खा के कहूँगा कि भाई शादी की तकरीब थी, वो पीटीआई का सोशल मीडिया को तो कोई और ना लगे तो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, तो मैं वो करूँ। अब वो सोशल मीडिया कहता है कि कंपेन चला रहा है, वो कहता है कि जी आप कैप्टन सफदर और अमीर मुकाम को भी केपी में गिरफ्तार करके दिखाएं ताकि दुनिया को पता चले, पंजाब को भी पता चले और पीटीआई और पीपल्स पार्टी नून लीग को भी पता चले कि फिर टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, और आप उन दोनों को गिरफ्तार करें, उन्हें भी शहर भाई वो उसी सूबे के रहने वाले हैं, लेकिन वो कौन सुनता है। वो इस सतह के ऊपर बात गई हुई है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम कहीं ना कहीं को बड़ा धमाका होना है। अच्छा जी, वैसे तो मैं जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान पे भी बात करूं। उन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। मैंने तोड़े हाथ है आप कम बढ़ने ने, आपने क्या इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने, आपके हाथों में है क्या जिससे आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। मतलब चेपिदी शोरबा, आप तो खुद इस्टेब्लिशमेंट की वजह से भाई सदर बने बैठे हैं, सिंध लेके बैठे हैं, गिलगित बल्तिस्तान लेके बैठे हैं, गवर्नर्स लेके बैठे हैं। आपने क्या इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है। इस्टेब्लिशमेंट उन्हें इन्नी कमज़ोर हो गई है कि तुसी मजबूत करना उन्होंने। यानी कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द हमारे लिए मतलब क्या मिसाल दूँ, चंपिया मारी करते हैं, वो कहें जी ऐसे तगड़ा कर देंगे। और भाई तुम हो कौन, हम मजबूत करेंगे। शुक्र करो कि इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारे हाथ में थोड़ी बहुत इज्जत दी हुई है, लेकिन ये 28वीं तरमीम में निकल जानी है, आपको लग पता जाएगा। जो नया नक्शा आ रहा है उसमें जरदारी साहब आपका सिंध जो है आपके हाथ नहीं रहना, और ये आपको भी पता है। इसीलिए आप हमें छलांगे मारने का भी उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तन तोपे वारू मन तोपे वारू, बिगड़ी बना दे तो है रो रो पुकारूं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना हूँ लिफ्ट शिफ्ट नहीं होने करानी, ये बात याद रखिएगा। और आखिर में बस एक चीज़ में एक दिलचस्प वाक़या शेयर कर दूँ। परवेज़ संदीला साहब की नून लीग के बड़े जाले वर्कर हैं, बहुत पुराने जाले वर्कर हैं, बहुत अरसे से नून लीग के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा जब चीनी 1 रुपया महंगी हुई तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उस वक्त के वज़ीर ख़जाना को बुलाया खाने पे, और खाने पे उन्होंने कहा कि भाई ये 1 रुपया चीनी कैसे बढ़ गई है, मुझे फ़ौरन जवाब दिया जाए। और वो सागदार साहब ने कहा कि जी मुझे ज़रा टाइम दे, मैं आपको करता हूँ। शाम को फिर वो खाने पे आए और उन्होंने कहा कि जी चीनी की रुपये कीमत ख़त्म कर दी और आइंदा